हेलो एवरीवन। ये वीडियो है सिर्फ सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। ये वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखो सीएमए इंटरमीडिएट का जो पेपर 8 है, सीएमए इंटरमीडिएट का जो पेपर 8 है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके ना जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है एक बार पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग ये वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे सुपर इंपॉर्टेंट बात जो पहला 25 मार्क्स को कवर करता है। पहले एक बार क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखते हैं कि आप लोग एग्जाम में पेपर 8 किस तरह से पूछा जाता है। जैसे सैंपल के रूप में ये हम लोग का दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोग देखेंगे, देखो इसके अंदर में सेक्शन ए, ये पूरे पेपर में दो सेक्शन हो गया। पहला है सेक्शन ए जो मेरे हिसाब से जबरदस्त सेक्शन है, क्योंकि ये वाले सेक्शन के अंदर में 25 मार्क का सेक्शन है और कोई भी स्टूडेंट इधर 25 में 25 ला सकता है या बेर मिनिमम 20 तो आराम से ला सकता है। तुम लोगों ने सेक्शन के अंदर में क्या है, सेक्शन ए के अंदर में देखो कुल मिला के 4 क्वेश्चन रहता है और सारा कंपलसरी होता है। हमारा पहला क्वेश्चन रहता है एमसीक्यू, 10 क्वेश्चन रहेगा एक एक मार्क का और हर क्वेश्चन में 4 पार्ट रहेगा। सॉरी 4 पार्ट नहीं, 4 ऑप्शन रहेगा। आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो 10 मार्क का एमसीक्यू हो गया। इसके बाद अगला रहता है ट्रू फॉल्स, 5 मार्क का। इसके बाद अगला रहता है मैच द फॉलोइंग, 5 मार्क का। और इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स रहता है 5 मार्क का। यानी कुल मिला के 25 मार्क्स के अंदर में करने में लगेगा मैक्सिमम 25 मिनट। 25 मार्क करने में लगेगा 25 मिनट और बड़ा इजी रहता है। तुम लोगों ने इसके अंदर में किस तरह क्वेश्चन आता है। जनरली इसके अंदर में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जो थ्योरी में पढ़ते हैं उसका एक सिंपल एप्लीकेशन, या काफी बार एक एक छोटा छोटा जो प्रैक्टिकल होता है ना, जैसे टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड, टाइम टेकन रेट पर आर दिया है, बोनस एज पर हेल्थ से निकालो, या एओसी दिया हुआ है ईओक्यू निकालो। एकदम सिंपल सिंपल एक एक मार्क का कुछ कुछ प्रैक्टिकल रहता है, पर मेन जो प्राइमरीली रहेगा वो इसके अंदर में क्या रहता है, हम लोग का पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। ये था सेक्शन ए। आप लोग देखो यहां पे कुछ कुछ नंबर्स भी आप लोगों को दिख रहा होगा, और पर ज्यादातर हम लोग का क्या नाम है उस टाइप का क्वेश्चन रहता है जो थ्योरी बेस्ड रहता है। इसके अलावा रहेगा सेक्शन बी, तो सेक्शन ए 25 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। सेक्शन बी हो गया 75 मार्क्स का जो प्रॉपर बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा। अब देखो इसके अंदर में होता क्या ना, सेक्शन बी के अंदर में कुल मिला के 7 क्वेश्चन रहता है, 7 में से 5 करना रहता है, यानी 2 क्वेश्चन का ऑप्शन में अगर हम लोग चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो यहां पे अटेम्प्ट करना है 5 आउट ऑफ 7 और हर एक क्वेश्चन रहेगा 15-15 मार्क का, और जो 15 मार्क का क्वेश्चन रहेगा उसमें जनरली 2 पार्ट रहता है। और जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो 2 में ए है और पार्ट बी है, एक 7 मार्क का एक 8 मार्क का। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में एक 6 मार्क का है, एक 9 मार्क का है। क्वेश्चन 4 में 8 + 7, क्वेश्चन 5 में 8 + 7, क्वेश्चन 6 में 8 + 7, क्वेश्चन 7 में 8 + 7, और जो एक क्वेश्चन रहेगा वो पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव थ्योरी रहेगा। जो यानी आखिरी क्वेश्चन रहेगा वो पूरा रहेगा थ्योरी, जिसके अंदर में जनरली 4 क्वेश्चन रहता है, उसमें 3 करना होता है 5-5 मार्क का। यानी अगर पूरे क्वेश्चन पेपर को देखे तो देखो हुआ क्या, 25 मार्क्स का हो गया हम लोग का ऑब्जेक्टिव, 75 मार्क्स का हम लोग का हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें 7 में से 5 करना है और 7 में से 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है और एक पूरा पूरा थ्योरी क्वेश्चन होता है। यानी अगर बाई चांस कोई चाहे तो पूरा प्रैक्टिकल भी कर सकता है 75 मार्क्स, या अगर बाई चांस कोई चाहे तो देखो थ्योरी के बेसिस पे ये 25 मार्क हुआ, थ्योरी के बेसिस पे एक क्वेश्चन यहां 15 मार्क किया, तो चाहे तो 40 मार्क थ्योरी में निकाल सकता है।
तो देखो, अगर बाई चांस आप लोग के पेपर स्ट्रेंथ है तब तो आप प्रैक्टिकल पे अच्छा ध्यान देके थ्योरी को भी समझ के आराम से पेपर निकाल सकते हैं। पर मान लो आप लोग का प्रैक्टिकल में उतना स्ट्रांग होल्ड नहीं आ रहा है, तो आप लोग थ्योरी को ढंग से कर लेंगे ना, तो एटलीस्ट इस पेपर में चाप खत्म हो जाएगा। फिर 25 मार्क्स यहां पे हुआ, 15 मार्क्स यहां पे हुआ, 40 नंबर तो ऐसे ही निकल जाता है और बाकी 60 नंबर का प्रैक्टिकल करना है। ठीक। अब देखो, रहा बात क्वेश्चन उठता है प्रैक्टिकल का, तो देखो प्रैक्टिकल तो हम लोग बहुत किए हैं, बहुत किए हैं। अब जो थ्योरी है, अब मेरा एक बात सुनो, ये वाले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये वाला सेगमेंट। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 25 मार्क के ऑब्जेक्टिव का सेगमेंट। पर ये वीडियो आप लोग तभी देखना, उसके पहले आप लोग को हम लोग के यूट्यूब के जो यूट्यूब चैनल के अंदर में एक प्लेलिस्ट के अंदर में कॉस्ट का थ्योरी क्लासेस बोल के 3 क्लासेस डाला हुआ है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग पहले वो कॉस्ट का तीनों क्लास थ्योरी का देखो, वो देखने के बाद फिर ये वाला वीडियो देखो, ताकि आप लोग बेटर रिलेट कर पाए कि जो ऑब्जेक्टिव है उसका आंसर क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन उठता है, हम लोग ये ऑब्जेक्टिव कहां से डिस्कस करेंगे। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग कहां से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को सीएमए इंस्टीट्यूट से, आप लोग देखो सीएमए इंस्टीट्यूट से कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर 8, ग्रुप 1 पेपर 8 का वर्कबुक आप लोगों को मिला होगा। अगर नहीं मिला तो सीएमए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में देखना, आप लोगों को मिलेगा। बट एनीवेज, ये जो वर्कबुक है इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देके रखेगा, कि बाई चांस अगर आप लोग को ना मिले, आप लोग तुरंत क्लिक करो और आप लोग को वर्कबुक मिल जाए। ये वर्कबुक के अंदर में चैप्टर वाइज सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक जगह किया हुआ है और सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया हुआ है। प्रैक्टिकल एनीवेज हम लोग बहुत प्रैक्टिस कर लिए, तो ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकल को वापस प्रैक्टिस करना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो 25 मार्क्स पे फोकस करना, यानी 25 मार्क को सिक्योर करने के लिए वो 3 थ्योरी वीडियो जो मेरा ऑलरेडी यूट्यूब में डाला हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक करो, कॉस्ट थ्योरी बोल के, और उसके बाद ये वर्कबुक वाला सेक्शन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर 8 का वर्कबुक में चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। अब अगर देखिए ना इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग में, सबसे पहले देखो बहुत सारा थ्योरी क्वेश्चन है, जो हम बताया था ना क्वेश्चन 8 में 15 मार्क का थ्योरी आता है। तो डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, कॉस्ट यूनिट क्या है। इसके अलावा कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट प्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है। ये सारा का सारा टॉपिक हम लोग का ऑलरेडी वो 3 थ्योरी क्लास में कवर किया हुआ है, तो वापस से रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। हम लोग सीधा आते हैं 25 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके अंदर में। तो स्टार्ट करते हैं अच्छा क्लास। उसके लिए आप लोग आना पड़ेगा पेज नंबर 5। चलो पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। चूज द करेक्ट आंसर। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। यानी कॉस्ट शीट के अंदर में ये 4 में से कौन सा आइटम नहीं आता है। पहला, कैरेज इनवर्ड एकदम आता है, परचेज कॉस्ट में जोड़ते थे। परचेज रिटर्न, परचेज से लेस करते थे। सेल्स कमीशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इंटरेस्ट पेड, याद करो, इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंस था, आइटम टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। इसका आंसर क्या रहेगा, 1 का ऑप्शन डी। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट कंट्रोल। अब देखो, जो कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन था, ये हम लोग थ्योरी में डिस्कस किए थे। कॉस्ट कंट्रोल में जनरली क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल में जनरली क्या रहता है, पहले से एक स्टैंडर्ड सेट रहता है और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, वो टारगेट या उस गोल को अचीव करना है। जबकि कॉस्ट रिडक्शन में हम लोग जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसी को परमानेंट रिडक्शन करने का ट्राई करते हैं लॉन्ग रन में, विदाउट इंपैक्टिंग द क्वालिटी। तो कॉस्ट कंट्रोल में क्या होने वाला है, वो सारा एफर्ट देंगे टुवर्ड्स अचीविंग टारगेट और गोल। एकदम करेक्ट है। द अचीवमेंट एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट नहीं, वो तो कॉस्ट रिडक्शन है। एग्जिस्टेंस ऑफ कंसील्ड पोटेंशियल सेविंग्स इन स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स, बिल्कुल नहीं। करेक्टिव फंक्शन भी नहीं। आंसर के एफर्ट में टुवर्ड्स अचीविंग टारगेट और गोल। अब कितना वियर्ड ऑप्शन दिया है बी, पर यहां लिखा हुआ है ए का, ऑब्वियस सा बात है क्या रहेगा, ए। हाँ, इसमें कुछ आंसर्स गलत है, तो उस सबको थोड़ा इग्नोर करते हुए चलना। चलिए, हम लोग का 2 क्वेश्चन हुआ।
अब इसके अलावा हम लोग का कुछ मैच द फॉलोइंग है। क्या मैच द फॉलोइंग, जरा देखो। देखो ए बी सी डी ई एफ, यहां पे 5 नाम दिया हुआ है, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, बीपीओ, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, हॉस्पिटल, और 5 कॉस्ट यूनिट दिया हुआ है, अकाउंट्स हैंडल्ड, नंबर ऑफ व्हीकल, किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, टन, इसके अलावा पेशेंट डे, होटल, बेड नाइट, नंबर ऑफ कॉल्स। अब मेरे को क्या डिसाइड करना है ये सबको मैच द फॉलोइंग करते हुए, कौन सा इंडस्ट्री के अंदर में कौन सा कॉस्ट यूनिट सूट करता है। अब देखो इसको करने का बड़ा सिंपल तरीका, आप लोगों को 2-3 तो आराम से समझ में आएगा, उसको पहले देखो, बाद में हम लोग लॉजिक लगा के बाद में समझने का ट्राई करेंगे। वैसे इस मैक्सिमम आइटम हम लोग का कॉस्ट का जो थ्योरी क्लास है उसमें डिस्कस किया हुआ है। चलो जरा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सीमेंट। देखो जो जो इजीली आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएगा, ये पहले हॉस्पिटल। हॉस्पिटल देखते हैं, समझ में आ रहा है, पेशेंट डे, तो इसका ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, टेलीकॉम। टेलीकॉम के अंदर में क्या है, कितना बार कॉल किए, मैसेजेस किए, ये रहेगा। ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा, किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर। अगला बीपीओ में क्या आएगा, कितना अकाउंट्स को मैनेज करता है। ऑटोमोबाइल में क्या आएगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स। सीमेंट में क्या आएगा, टन। तो अगर बाई चांस हम लोग को कोई एक चीज नहीं भी समझ में आए तो हम लोग आराम से उसको लॉजिकली मतलब मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं, वेरी इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये था मैच द फॉलोइंग। और नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रू फॉल्स। पढ़ी क्या है, कॉस्ट सेंटर। वापस से हम लोग का कॉस्ट का थ्योरी क्लास सेकेंड में जो पहला चैप्टर पढ़ा है बेसिक कंसेप्ट, उसमें जाने थे ये दोनों चीज। कॉस्ट सेंटर क्या है, इज ए लोकेशन, पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट में बी असर्टेड। एकदम सही। कॉस्ट सेंटर वो सारा का सारा चीज होता है, कॉस्ट सेंटर डिनोट्स एनीथिंग। मेरा कॉस्ट सेंटर वो कुछ भी है जिसके लिए हम लोग कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट को मेजर करना डिजायरेबल रहता है। वो आइदर प्रोडक्ट का कॉस्ट रहे, या सर्विस का रहे, या डिपार्टमेंट का रहे, या कोई भी चीज का रहे, जिसका भी कॉस्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल है, कॉस्ट सेंटर है। तो ट्रू रहेगा ये। इंप्लिसिट कॉस्ट, वेट एक बार जल्दी से याद दिलाते हैं। एक कॉस्ट था इंप्लिसिट कॉस्ट, एक था एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जहां पे कॉस्ट एक्चुअल में लगता है, एक्सप्लिसिटली लगता है, जहां पे सही में कैश देना पड़ता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इंप्लिसिट कॉस्ट क्या हुआ, जहां पे कोई कॉस्ट लगेगा नहीं, पर मेरा कोई डिसीजन लेने की वजह से हम कहीं पे कुछ कमाते जो खो रहा है, तो ये एक तरह का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेचर का हुआ, उसको बोलते हैं इंप्लिसिट कॉस्ट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इंप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व्स इमीडिएट कैश पेमेंट ना, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में कैश पेमेंट होता है। तो इंप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व्स इमीडिएट कैश पेमेंट, आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। कॉस्ट विच इन्वॉल्व्स इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश, अभी हम जस्ट बताया, वो खर्च है जिसमें तुरंत कैश देना पड़ता है, जैसे कि सैलरी, वेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये हमारा कॉस्ट का सेकंड थ्योरी क्लास में डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद सेंटर, अब याद करो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर था वो कुल मिला के 4 तरीका का था। एक था कॉस्ट सेंटर जहां पे कॉस्ट मेन लगता है, एक था रेवेन्यू सेंटर जिसका ऑब्जेक्टिव खाली सेल करना है, एक था प्रॉफिट सेंटर जो प्रॉफिट कमाता है, एक था इन्वेस्टमेंट सेंटर जो फंड जो आया उसको ढंग से इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमम करता है। क्या लिखा हुआ है यहां पे, वो सेंटर इज अ सेगमेंट ऑफ बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज involved in the production and sales of products, systems and services is called। तो देखो मेरा वो सारा का सारा सेंटर जो क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सारा का सारा प्रोडक्शन करने के लिए या सेल जो करते हैं उसका सर्विसेज के लिए, तो मेरा इवेंचुअली खर्चा लग रहा है, क्या बनेगा, कॉस्ट सेंटर। डन। चलो ये था हमारा चैप्टर 1, जिसमें हम लोग जितना ऑब्जेक्टिव तरह का क्वेश्चन आप लोगों के वर्कबुक में था वो पूरा डिस्कस कर लिए। बड़ा इजी है, एक और वो थ्योरी क्लास किया हुआ है, यकीन मानो ये 25 मार्क फ्री का है। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला हम लोग का है स्टडी नोट 2, कॉस्ट असर्टेनमेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल लॉस ऑफ मटीरियल।
अब देखो, जो मेरा मटेरियल में लॉस होगा वो दो तरह का हो सकता है, आइदर नॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या रहेगा? जो अनअवॉइडेबल है। अब नॉर्मल लॉस क्या रहेगा? जो अवॉइडेबल रहता, जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते थे। अब ये चार में डिसाइड करना है नॉर्मल लॉस का नेचर क्या है। पहला, पिल्फरेज। अब नॉर्मल नेचर का है, कोई चोरी वोरी हो रहा है, अब नॉर्मल नेचर का। लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होना नॉर्मल बात तो नहीं है, अब नॉर्मल हुआ। और लॉस ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, ये अनअवॉइडेबल है। जब एक फैक्ट्री में दुनिया भर का मटेरियल रहेगा, दुनिया भर का मटेरियल, तब मटेरियल हैंडलिंग के दौरान कुछ ना कुछ मटेरियल का लॉस होना नॉर्मल चीज है। ये चाह के भी हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, तो मेरा नॉर्मल लॉस का एग्जांपल क्या रहेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल? अरे सेम क्वेश्चन वापस से आ गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज स्क्रैप? अब आपको इसके लिए ना वापस से थ्योरी क्लास देखना पड़ेगा। आप लोग तो थ्योरी क्लास देखे होंगे तो बहुत अच्छा बात, अदरवाइज एक बार हम बताते हैं। ये स्क्रैप, वेस्टेज, डिफेक्टिव और जो स्पॉइलेज था, उसके बारे में हम लोग एक बहुत अच्छा चार्ट बना के डिस्कस किए थे इस तरीका से। आप लोग थ्योरी क्लास में देख सकते हैं। क्या था? अगर बाई चांस मेरा रॉ मटेरियल में कुछ लॉस हो, स्टोरेज डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल में कुछ लॉस हो जिसका कोई वैल्यू ना मिले, वो वेस्ट है। जिसका नो या इनसिग्निफिकेंट वैल्यू मिले, वो स्क्रैप है। प्रोडक्शन करने के दौरान कुछ लॉस हो रहा है जिसको बेचना पड़ रहा है, वो स्पॉइलेज है। और फिनिश गुड बन गया पर सब स्टैंडर्ड क्वांटिटी का है, वो डिफेक्टिव है। तो अब जरा देखो यहां पे क्वेश्चन ने क्या पूछा। सॉरी, जरा देखो यहां पे क्वेश्चन ने क्या पूछा। इधर पूछा व्हाट इज स्क्रैप। स्क्रैप क्या था? जिसमें नो या इनसिग्निफिकेंट वैल्यू था। तो जरा देखो किस ऑप्शन में वो आएगा। और डिस्कार्डेड मटेरियल हैविंग नो और इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, यही क्या है? स्क्रैप। आंसर क्या रहेगा? ए। लॉस इन प्रोडक्शन प्रोसेस रहता स्पॉइलेज, आप लोग पास में चाहो तो लिख दो। और प्रोडक्शन हो गया पर क्वालिटी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, वो क्या है? डिफेक्टिव। डन। तो ये था हमारा कुछ एमसीक्यू। इसके बाद हमारा कुछ ट्रू फॉल्स है। क्या है जरा देखिए। मटीरियल विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द गिवन प्रोडक्ट यूनिट कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड आगे क्या? इनडायरेक्ट मटीरियल। अब याद करो, एक था डायरेक्ट मटीरियल, एक था इनडायरेक्ट मटीरियल। डायरेक्ट मटीरियल क्या था? अब वो सारा मटीरियल जो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या लगा, तो मटीरियल विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द गिवन प्रोडक्ट। तो जो आइडेंटिफाई हो पा रहा है वो तो डायरेक्ट मटीरियल है, और यहां बोलता है इनडायरेक्ट। तो क्वेश्चन उठता है क्या ये ट्रू है या फॉल्स? आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। नेक्स्ट, इन केस ऑफ मटीरियल दैट सफर्स लॉस इन वेट ड्यू टू इवेपोरेशन, कुछ वेट लॉस हो गया ड्यू टू इवेपोरेशन, तब इस केस में द इशू प्राइस ऑफ मटीरियल इज इन्फ्लेटेड टू कवर अप द लॉस। अब अगर बाई चांस कुछ वेट लॉस हुआ ड्यू टू इवेपोरेशन, जो एक नॉर्मल लॉस है, अगर बाई चांस नॉर्मल लॉस होता है तो ध्यान देना इसको कौन एब्जॉर्ब करता है? गुड यूनिट। किस तरीका से जो बाकी का गुड यूनिट बचता है उसका रेट बढ़ जाता है, तब इस केस में इशू प्राइस इन्फ्लेट हो जाएगा टू कवर अप द लॉस। आंसर क्या है? ट्रू। एकदम सही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, क्या लिखा हुआ है? Spoilage is the production that does not meet the quality requirement or specification and cannot be rectified economically, और जिसको रेक्टिफाई करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग देखेगा तो डिफेक्टिव को रेक्टिफाई कर सकते थे, स्पॉइलेज को रेक्टिफाई नहीं कर सकते, वो सेल ऑफ करना पड़ता है। तो इसका आंसर स्पॉइलेज है, और एकदम सही ऑप्शन दिया हुआ है। Spoilage is a portion that does not meet the quality requirement and which cannot be rectified. Correct. अगर रेक्टिफाई हो पाता तो डिफेक्टिव रहता, रेक्टिफाई नहीं हो पाया, वो क्या है? स्पॉइलेज। नेक्स्ट क्या है? वेस्ट। वेस्ट इज द मटीरियल लॉस्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन और स्टोरेज एंड डिस्कार्डेड मटीरियल विच हैव वेरी हाई वैल्यू। अरे यार ये तो वेस्ट है, और अगर वेस्ट है तो उसका हाई वैल्यू थोड़ा रहेगा, उसका तो नो वैल्यू रहेगा, लो वैल्यू रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। ठीक,
तो सोचो अगर बाई चांस हम लोग को थ्योरी क्लास किया हुआ है तो आराम से इजीली ये सारा का सारा क्वेश्चन निकलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट मेरा एक फिल इन द ब्लैंक्स। मटीरियल ट्रांसफर नोट इज अ डैश फॉर ट्रांसफरिंग द मटीरियल फ्रॉम वन जॉब टू द अदर जॉब। अब देखो अगर बाई चांस जीआरएन बोले या एमआरएन बोले या परचेज ऑर्डर बोले या परचेज रिक्विजिशन बोले, ये सारा का सारा क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो जिसके द्वारा कोई ना कोई काम होता है। तो मटेरियल ट्रांसफर नोट का एक डॉक्यूमेंट जिसमें ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब लिखा रहेगा। तो ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट। काफी इजी था। और नेक्स्ट मेरा क्या है, कुछ मैच द फॉलोइंग जल्दी से करते हैं। क्या लिखा हुआ है? ओके तो 6 है, पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या। रीऑर्डर लेवल, ठीक है। रीऑर्डर लेवल वो लेवल था जहां पे हम लोग ऑर्डर देते हैं। और डेंजर लेवल वो स्टॉक लेवल जब इमरजेंसी एक्शन लेना पड़ता है, उसके नीचे प्रोडक्शन कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बिन कार्ड आप लोग का थ्योरी में पढ़ा हुआ है मटेरियल चैप्टर में। बिन रैक या कंटेनर जिसमें एक डॉक्यूमेंट चिपका हुआ है जहां पे खाली क्वांटिटी लिखते हैं। स्टोर्स लेजर जहां पे क्वांटिटी, रेट, वैल्यू सब कुछ रिकॉर्ड होता है। नॉर्मल लॉस और स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल, नॉर्मल लॉस है। लॉस ड्यू टू श्रिंकेज और इवेपोरेशन, चलो ठीक है। अब मेरे को रिकॉर्ड मैच द फॉलोइंग करना है। क्या लिखा हुआ है? रीऑर्डर लेवल, लेवल ऑफ स्टॉक एट विच मटेरियल्स आर ऑर्डर्ड, एकदम करेक्ट है। जिस स्टॉक लेवल पे हम लोग अगला ऑर्डर दे सकते हैं वो मेरा क्या है, रीऑर्डर लेवल। नेक्स्ट है मेरा डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या रहेगा? देखो लास्ट ऑप्शन एकदम अप्रोप्रिएट है। लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल बिलो विच प्रोडक्शन में स्टॉप, तो ये क्या रहेगा, डेंजर लेवल। नेक्स्ट मेरा बिन कार्ड। मेरा बिन कार्ड कौन मेंटेन करने वाला है? बिन कार्ड कौन मेंटेन करने वाला है? स्टोर्स कीपर। मेरा स्टोर लेजर कौन मेंटेन करेगा? कॉस्ट डिपार्टमेंट। ये हम लोग का एकदम पढ़ा हुआ है। बिन कार्ड स्टोर्स डिपार्टमेंट, स्टोर लेजर कॉस्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इसके अलावा नॉर्मल लॉस और स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल एंड लॉसेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ और इवेपोरेशन, ठीक है। नॉर्मल लॉस शैल बी एब्जॉर्ब्ड इन द कॉस्ट ऑफ बैलेंस मटेरियल, नॉर्मल लॉस को बाकी गुड यूनिट एब्जॉर्ब करता है। और मेरा जो श्रिंकेज और इवेपोरेशन है इसको एब्जॉर्ब करेगा ओनली टू द एक्सटेंट दे आर नॉर्मल। तो ये था हम लोग का मैच द फॉलोइंग। डन। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 भी होता है खत्म। तो देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार हम लोग का थ्योरी क्लास अच्छे से पढ़ा हुआ है, बस खाली आप लोग को एक कॉन्फिडेंस आए कि हम लोग इस टाइप का प्रैक्टिस किए हैं और एग्जाम में काफी हद तक वैसा ही मिलेगा, इसलिए हम लोग ये वाला क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। चलो ये काम करते हैं, हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर में। यहां पे बीच में कुछ प्रैक्टिकल है, आप लोग चाहो तो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट, आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 12 में। एम्प्लॉय कॉस्ट लेबर, ठीक है। चलो पहला ट्रू फॉल्स। इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। क्या वाहियात बात की है। बोलता है जितना ज्यादा लेबर लोग छोड़ेगा उतना अच्छा प्रोडक्टिविटी होगा। वाहियात बात कर रहा है। जितना ज्यादा लेबर छोड़ेगा उतना नुकसान होगा कंपनी के लिए, उतना एफिशिएंसी गिरेगा। तो क्वेश्चन उठता है ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। नेक्स्ट, आइडल टाइम ड्यू टू स्ट्राइक इज एन अबनॉर्मल आइडल टाइम, एकदम करेक्ट। याद करो आइडल टाइम दो तरह का था, नॉर्मल अबनॉर्मल। ये सारा हम लोग डिस्कस किया हुआ है जस्ट थ्योरी क्लास में। इतना इंपॉर्टेंट है वो 3 क्लास, कुछ 4.5 घंटे का 5 घंटे का थ्योरी है, उसमें A to Z क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। आइडल टाइम ड्यू टू स्ट्राइक इज एन अबनॉर्मल आइडल टाइम, करेक्ट। नेक्स्ट है हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स। चलो, वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवर टाइम वर्किंग इज इंक्रीजिंग डैश लेबर कॉस्ट। अब देखो अगर बाई चांस ओवर टाइम काम करते हैं, वापस से थ्योरी क्लास में डिस्कस किए थे ओवर टाइम का ट्रीटमेंट 3 तरह का। सॉरी, पहला, अगर बाई चांस ओवर टाइम कर रहे हैं कब? अगर साल भरी शॉर्टेज रहता है लेबर का। या दूसरा केस तब बनेगा जब ओवर टाइम कर रहा है कब? अगर अचानक से एक पीरियड में प्रोडक्शन का बहुत जबरदस्त रिक्वायरमेंट आ जाए। तीसरा, अगर ओवर टाइम कर रहे हैं ऑन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट बाय दी कस्टमर। यानी अगर कस्टमर के रिक्वेस्ट के बेसिस पे कर रहे हैं तब तो देखो कस्टमर से चार्ज करेंगे वेजेस बोल के।
अदरवाइज इसके अलावा जो भी ओवर टाइम है वो हमेशा डायरेक्ट नेचर का नहीं होता, वो रहेगा इनडायरेक्ट नेचर का। तो कौन सा लेबर कॉस्ट को बढ़ाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? वो क्या रहेगा, इनडायरेक्ट। पर वही अगर बोल देता ना कि ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, तो किसको बढ़ाता, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को। पर ये बात नहीं बोला, तो ये किसको बढ़ा रहा है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट, द एक्स्ट्रा अमाउंट पेबल बियॉन्ड द नॉर्मल वेजेस एंड सैलरी फॉर वर्किंग बियॉन्ड द नॉर्मल वर्किंग आवर। यानी नॉर्मल वर्किंग आवर से भी बियॉन्ड अगर जो काम करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर टाइम प्रीमियम। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा। हमारा नॉर्मल रेट है ₹10 पर आवर। अगर मान लो ओवर टाइम करे तो उसको मान लो ₹15 पर आवर दिया जा रहा है, तो जो एक्स्ट्रा ₹5 पर आवर है ना, जो एक्स्ट्रा ₹5 पर आवर है, सॉरी, जो एक्स्ट्रा ₹5 पर आवर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर टाइम प्रीमियम। डन। चलिए, हमारा फिल इन द ब्लैंक्स होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैच द फॉलोइंग। हम बार बार वापस से सेम चीज रिपीट कर रहा है, प्लीज वो थ्योरी क्लास देखना, उसके बाद ये वाले क्लास को करना, एकदम जबरदस्त इजीली होगा, भयंकर कॉन्फिडेंस आएगा। चलो, अब यहां पे क्या क्या है, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, जॉब इवैल्यूएशन, मेरिट रेटिंग, एम्प्लॉय कॉस्ट, आइडल टाइम। अब यहां पे ना कोई कोई चीज का हम लोग का थ्योरी क्लास में डिस्कशन नहीं हुआ है, पर आप लोग नाम से अपने आप समझ जाएंगे क्या है। जरा देखते हैं, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, कितना टाइम लगना चाहिए, जॉब इवैल्यूएशन, एक पर्टिकुलर जॉब मतलब एनालिसिस करना है जॉब रिलेटेड, मेरिट रेटिंग, एक वर्कर कैसा काम कर रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट, कितना पैसा मिल रहा है, आइडल टाइम, जब पैसा मिला पर काम नहीं किया। तो एक काम करें, जो जो चीज हो पाएगा ना वो हम लोग करने का ट्राई करते हैं। चलो एक बार देखते हैं। सबसे पहले वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मतलब अगर आप लोग रिलेट कर पाओ तो बहुत अच्छा। जरा देखो तो ये सारे के सारे ऑप्शन में अगर तुम लोग बेस्ट पॉसिबल बुद्धि भी लगाओ तो वर्क स्टडी। अब जरा देखो, एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब, तो भैया जॉब को एनालिसिस करना है तो जॉब इवैल्यूएशन होना चाहिए, कॉमन सेंस लगाओ। अगला, अगला मेरा क्या है, टाइम स्टडी। अच्छा, वर्क स्टडी पहले देख रहे थे, वर्क स्टडी। अब अगला देखना, वर्क स्टडी क्या होगा, एनालिसिस ऑफ वर्क टू एलिमिनेट अननेसेसरी ऑपरेशन, वर्क स्टडी हो गया। नेक्स्ट हमारा टाइम स्टडी, कितना टाइम लगना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन करना। मेरिट रेटिंग, इवैल्यूएशन ऑफ वर्कर। एम्प्लॉय कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन द टाइम फॉर विच एम्प्लॉयज आर पेड एंड टाइम बुक्ड अगेंस्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कितना घंटे का पैसा मिला और कितना देर ये काम असली में किया, उसका डिफरेंस क्या रहेगा, आइडल टाइम। एम्प्लॉय कॉस्ट शेल नॉट इंक्लूड इंप्यूटेड कॉस्ट, क्योंकि वहां पे सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है, वहां पे हर पैसा खर्चा में कैश में लगता है। ठीक, तो अगर आप लोग देखोगे इसका आंसर वही सब रहेगा। चलो, नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं, चूज द करेक्ट आंसर। क्या है, द टोटल अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर both under HELSE and RO1 plan will be equal when, पता है मेरा बोनस एज पर HELSE और बोनस एज पर RO1 कब इक्वल रहेगा। अब अगर आता है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज सोचो, बोनस एज पर HELSE का फॉर्मूला 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। मेरा बोनस एज पर RO1 का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, विल बी इक्वल, तो इक्वल कर रहा है टाइम टेकन इनटू टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर। रेट पर आवर गया, टाइम सेव्ड गया, तो यहां पे क्या आएगा, टाइम टेकन क्या होगा, 50% ऑफ टाइम अलाउड, यानी जितना टाइम दिया गया उसका आधा टाइम में काम किया, यानी बाकी आधा टाइम बचाया। तो यानी मेरा कब इक्वल रहेगा दोनों का बोनस, जब टाइम टेकन क्या रहे, 50% ऑफ टाइम अलाउड, या उल्टा बोलो, टाइम सेव्ड क्या रहे, 50% ऑफ टाइम अलाउड। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। डन। चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट शैल बी असाइंड टू,
अब देखो, मेरा जितना भी लॉस होता है वो रहता है दो तरीका का, याद करना चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड, वहां पे हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर बाई चांस कोई अबनॉर्मल नेचर का खर्चा है, जैसी वर्ड आएगा अबनॉर्मल मेरे माइंड में आना चाहिए कॉस्टिंग पीएल, और जैसी वर्ड आएगा नॉर्मल, जैसी वर्ड आएगा नॉर्मल, इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? गुड यूनिट। कहां डाल के? प्रोडक्शन ओवरहेड। तो नॉर्मल आइडल टाइम कहां जाएगा? एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं, कहां जाएगा? ओवरहेड। वैसे तो देखो इसको फैक्ट्री ओवरहेड बोलना चाहिए था, नहीं बोला है, पर हम लोग इंप्लाइड मानते हैं फैक्ट्री ओवरहेड है। आंसर क्या रहेगा? बी। पर वही अगर बाई चांस अबनॉर्मल आइडल टाइम बोलता तो आंसर होता कॉस्टिंग पीएल। क्या? चलो वेरी गुड। तो इसी के साथ हमारा लेबर चैप्टर का भी एमसीक्यू एंड पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है खत्म। तो कितना अच्छा है, मैक्सिमम आपको 7-8 मिनट लगता है एक चैप्टर करने में, पर वो तब जब ऑलरेडी आप लोगों का 3 थ्योरी क्लास किया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर है ओवरहेड। नेक्स्ट एक बार आप लोग को आना पड़ेगा पेज नंबर 15, चैप्टर ओवरहेड। तो एक बार जरा देखिए चैप्टर ओवरहेड में क्या है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ, याद करना फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने का बहुत तरीका था। जब याद करो फैक्ट्री ओवरहेड का एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शन करते थे, लास्ट में डिवाइड करना पड़ता था एक बेस, जो आइदर हो सकता था लेबर आर या मशीन आर, या कभी कभी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, या नंबर ऑफ यूनिट्स। पर मेरा ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड हमेशा किस पे डिपेंड करता है? फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 2, परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट। नेक्स्ट, वेयरहाउस एक्सपेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब जो मेरा वेयरहाउस एक्सपेंस है ना, यहां पे क्लियर कट बताया नहीं क्या चीज का है। अगर हम लोग रॉ मटेरियल का माने तब तो प्रोडक्शन ओवरहेड में चला जाएगा, अगर हम लोग एफजी का माने तब वो मेरा सेलिंग ओवरहेड में या डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में चला जाएगा। कुछ बुला नहीं, हम लोग रॉ मटेरियल मान रहे हैं, ऑप्शन ए लेके। जैसे आप लोग का ये लोग क्या माना है? प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मेरा मैच द फॉलोइंग। क्या है मैच द फॉलोइंग में? पहले 4 चीज पढ़ लो। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब ओवर रिकवरी, यानी रिकवर हो गया ज्यादा, खर्चा लगा है कम, एक्चुअल एक्सपेंस लगा है कम। रेंट पेड, चलो ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, चलो ठीक है। अंडर एब्जॉर्प्शन यानी अंडर रिकवरी, यानी रिकवर कम हुआ पर खर्चा ज्यादा लग गया, तो एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा लगा, खर्चा रिकवर कम हुआ। ठीक है ना? अब फटाफट देखते हैं क्या होगा। चलो एक बार जरा मैच द फॉलोइंग करें। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड यानी रिकवर ज्यादा हुआ, खर्चा कम, एक्चुअल एक्सपेंस कम हुआ, तो देखो एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंडिचर इज लेस, तो ये हो गया ओवर। एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंडिचर इज मोर, तो ये हो गया अंडर रिकवरी। रेंट पेड किस पे डिपेंड करेगा? फ्लोर एरिया। एडवर्टीजमेंट किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ सेल। चलिए पता है बेस्ट पार्ट होता है मैच द फॉलोइंग का, आप लोग कॉमन सेंस से सारा का सारा राइट 100% कर देंगे, तो बढ़िया है। हम फ्री का एग्जाम में 5 मार्क है। नेक्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स क्या लिखा हुआ है? सैलरी टू एम्प्लॉइज इज अपोर्शनड अकॉर्डिंग टू फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड। क्या वाहियात बात है। रेंट हुआ, या मान लो वर्स्ट केस में लाइटिंग चार्जेस हुआ, अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट ना दे, खाली वो फ्लोर एरिया पे डिपेंड करता है। अब सैलरी टू एम्प्लॉइज कैसे डिपेंड कर सकता है? तो नंबर ऑफ वर्कर्स पे डिपेंड करेगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल व्हेन द अमाउंट इज इनसिग्निफिकेंट। ये हम लोग का एग्जैक्ट पढ़ा हुआ है सेम बात। जब ओवरहेड का हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तब बताया था अंडर ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट होता है 3। अगर बाई चांस अमाउंट सिग्निफिकेंट रहे तो सप्लीमेंट्री रेट निकालते हैं और 3 जगह बांटते हैं, एफजी सोल्ड, क्लोजिंग एफजी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। अगर अमाउंट इनसिग्निफिकेंट रहे, इमटेरियल रहे, तो कॉस्टिंग पीएल, या कभी कभी अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। यहां पे लिखा हुआ है ओवर अंडर रिकवरी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल व्हेन अमाउंट इज इनसिग्निफिकेंट, एकदम करेक्ट है, ट्रू। नेक्स्ट, फाइन पेनल्टी पेबल टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज शैल फॉर्म पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। अब देखो फाइन देना या पेनल्टी देना ये नॉर्मल बात तो नहीं है, ये तो अब नॉर्मल चीज है,
और अगर बाई चांस ये अबनॉर्मल चीज है तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में थोड़ी जाएगा, तो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। इसका आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। नेक्स्ट हमारा लास्ट टू फॉल्स। एनी सब्सिडी रिसीव्ड with respect to production overhead shall be reduced for a certainment of cost of the object। यानी अगर मान लो कोई भी सब्सिडी मिलता है तो जितना सब्सिडी मिला ये मेरा जो कॉस्ट लगा है ना उसको माइनस कर देगा, एकदम कर देगा। ये हम लोग का पढ़ा हुआ है। कोई भी खर्चा आया वो तुम लोग लेते हैं और कोई सब्सिडी आया वो मेरे कॉस्ट को लेस करता है, तो एकदम कर देगा। आंसर क्या रहेगा? ट्रू। वेल लास्ट हमारा क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिफाइबल एक्सपेंसेस टू एनी डिपार्टमेंट। याद करो एक चीज पढ़े थे, एलोकेशन। एलोकेशन क्या था? अगर बाई चांस कोई खर्चा हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो मेरे को इस कॉस्ट को एलोकेट करना है। तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं किस डिपार्टमेंट में क्या लगा, तुम लोग क्या करेंगे? एलोकेशन। चार्जिंग ऑफ फेयर शेयर ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट सेंटर और डिपार्टमेंट, यानी शेयर करके मुझे हर डिपार्टमेंट में बांटना है। तो याद करो जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई हुआ वो एलोकेशन था, और कोई चीज डायरेक्टली आइडेंटिफाई ना हो पाए पर मुझे बांटना पड़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपोर्शनमेंट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अपोर्शनमेंट। नेक्स्ट मेरा दो तरह का ओवरहेड है, एक है वेरिएबल ओवरहेड, एक है फिक्स्ड ओवरहेड। और आप लोगों को याद होगा ये हम लोग डिस्कस किए थे कि जो मेरा वेरिएबल ओवरहेड होता है और फिक्स्ड ओवरहेड होता है ये दो अलग अलग चीज पे डिपेंड करता है। मेरा फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? कितना मेरा कैपेसिटी है। मेरा वेरिएबल ओवरहेड हमेशा क्या चीज पे डिपेंड करेगा? कितना एक्चुअल प्रोडक्शन है। देखो वही क्वेश्चन है। मेरा वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड शैल बी एब्सॉर्ब्ड बेस्ड ऑन वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। मेरा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड किस चीज पे डिपेंड करेगा? कैपेसिटी। तो आप लोग चाहो तो देख सकते हो ये सब आंसर हो गया। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ जो ऑलरेडी आप लोग का किया हुआ है। और नेक्स्ट हम लोग का है स्टडी नोट 3 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। ये एक बार हम लोग सेपरेटली डील करते हैं एकदम लास्ट में, पहले हम लोग बाकी को कंप्लीट करते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है? कॉस्ट बुक कीपिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड चैप्टर, स्टडी नोट 4। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग 4 ऑल्टरनेटिव्स। क्या क्या है पहला क्वेश्चन? नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग मीन्स नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग के अंदर में कौन सा अकाउंटिंग करते हैं हम लोग? ध्यान देना इंटीग्रेटेड में कॉस्ट और एफएम को एक साथ एफएम बोल रहे हैं, कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एक साथ जोड़ते हैं, जबकि नॉन इंटीग्रल में अलग अलग रहता है। तो मेरा नॉन इंटीग्रल में कॉस्ट अलग रहेगा, फाइनेंशियल अलग। तो यहां पर किसका अकाउंटिंग होने वाला है? खाली कॉस्ट का। ठीक। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड में हम लोग क्या करने वाले हैं? कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना भाई, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो देखो ना ए है ना डी, अब बी और सी में कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जनरली देखो अभी इस टाइप का कंफ्यूजन रहे तो अपने आप सोचना किस तरीके से बताता है। दो चीज हुआ, एक ट्रांजैक्शन एक रिपोर्टिंग। अब ऐसा है ना, याद करो हम लोग जब चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते थे तब उस केस में हम लोग को रिपोर्टिंग का काम ऐसा कुछ करना नहीं होता था, वहां ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे। तो यहां पे क्या लिखना चाहिए? कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक। तो ध्यान देना कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं, खाली कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जैसे आप लोग का ऊपर वाला था नॉन इंटीग्रल अकाउंट, उसमें क्या आएगा? खाली आई एम रियली सॉरी, इसमें मेरा भूल से गलत ऑप्शन मार्क है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट नहीं, खाली कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3, लॉसेस ड्यू टू स्क्रैप ऑफ मशीनरी इज एन आइटम ऑफ
अब देखो मशीन को स्क्रैप की तरह सेल कर रहे हैं, उसमें लॉस हुआ, यानी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। याद करो इसको हम लोग कॉस्ट में कहीं एंट्री नहीं होता, कहां पर होता है, खाली फाइनेंशियल में। इज एन आइटम ऑफ कहां का, फाइनेंशियल अकाउंट्स। द कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटस ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स शोन इन इंटीग्रल। नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है, व्हेन रिकंसिलिएशन स्टार्ट विद कॉस्ट अकाउंट प्रॉफिट। तो ध्यान देना प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग से शुरू हुआ है। दी अंडर चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट में डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुआ है। अगर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुआ है, कॉस्ट में डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुआ है, यानी कॉस्ट में प्रॉफिट ज्यादा होगा, पर फाइनेंशियल में कम होगा। तो भाई ज्यादा से कम करना है, हम लोग क्या करेंगे, लेस। तो क्या करना है, माइनस करना है फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट प्रॉफिट। आंसर क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ, देयर इज नो नीड टू ओपन अ कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल का एक और नाम था नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट, या एक और नाम था जनरल लेजर एडजस्टमेंट। ध्यान देना किस सिस्टम के अंदर में जीएलए खोलने का जरूरत नहीं पड़ता था, इंटीग्रल में। कारण क्या है, इंटीग्रल के अंदर में जीएलए को रिप्लेस करते रहे हर अकाउंट के नाम के साथ। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इंटीग्रल अकाउंटिंग। डन। तो इसी के साथ हमारा एमसीक्यू वाला पोर्शन होता है खत्म। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं जरा मैच द फॉलोइंग। करें, हाँ चलो, पहले एक बार पढ़ लेते क्या क्या है। कॉस्ट डिपार्टमेंट कंसर्न विथ, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कंसर्न विथ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन केप्ट सेपरेट। ये तो तुरंत हो जाएगा, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल केप्ट सेपरेट, अलग रखा है। तो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। नेक्स्ट, अंडर कॉस्ट लेजर, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, ओनली वन फिगर ऑफ प्रॉफिट अराइजेज इन। खाली एक प्रॉफिट कहां पर आता है, इंटीग्रल में। ये बात तो एकदम पक्का है। तो एक काम करते हैं हम लोग, फटाफट टिक मारते हुए चलते हैं। खाली एक आता है इसमें, तो इसका आंसर हो गया एच। नेक्स्ट, कॉस्ट डिपार्टमेंट कंसर्न्ड विथ, मेरा कॉस्ट डिपार्टमेंट क्या चीज से कंसर्न्ड है, मेरा कॉस्ट डिपार्टमेंट क्या चीज से कंसर्न रहेगा, कॉस्टिंग वाले को किससे मतलब है, नॉमिनल अकाउंट से। अगला रियल अकाउंट में, जैसे तुम लोग का ये आ गया, क्या नाम है, स्टॉक का बैलेंस हुआ। और जो पर्सनल अकाउंट है ना, डेटर हुआ, क्रेडिटर हुआ, शेयर कैपिटल, ये सब उसको फर्क नहीं पड़ता। तो जो मेरा कॉस्ट डिपार्टमेंट है क्या चीज से कंसर्न होता है, खाली इन पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट कंसर्न विद पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट। याद करो फाइनेंशियल में ये सब करते थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या है, ठीक है, अरे कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन केप्ट सेपरेट। यहां पर क्या आंसर आएगा, नॉन इंटीग्रेटेड। तो यहां पे ना नॉन इंटीग्रेटेड वर्ड यूज किया हुआ नहीं है, आइडियलिस्टिकली करना चाहिए था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडर कॉस्ट लेजर डब्ल्यूआईपी लेजर, वर्किंग लेजर को, सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस को हम लोग किस तरीका से बना देंगे, हर एक जॉब में कितना कितना लगा उस तरीका से ट्रैक करेंगे। और सॉरी, ये इसका आंसर है। और लास्ट में रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स क्यों करते हैं, ताकि हम लोग श्योर हो जाए हर चीज सही तरीका से चल रहा है ना, रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए। डन। तो इसी के साथ हमारा मैच द फॉलोइंग होता है खत्म। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रू फॉल्स।
पढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला, क्रेडिट बैलेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिप्रेजेंट्स अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन। याद करो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट बनाए, डेबिट में क्या लिखे, कितना मेरा खर्चा लगा, मान लो 10 रुपया। क्रेडिट में क्या लिखे हम लोग, कितना रिकवर किए। क्रेडिट बैलेंस आया मतलब 15 रुपया, तो 5 रुपया यहां पर आया। ये कहां ट्रांसफर करेंगे, कॉस्टिंग पीएल। अब देखो, खर्चा लगा 10, रिकवर किए 15, तो मेरा अंडर रिकवरी थोड़ी है, तो मेरा ओवर रिकवरी है। यहां बोलते हैं रिप्रेजेंट्स अंडर रिकवरी, आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट्स ओवर रिकवरी, गलत। डेबिट बैलेंस आता तो इसका मतलब क्या था, डेबिट में 15 है, रिकवर 10 हुआ, तो इस केस में मेरा अंडर रिकवरी रहा, तो बोलते रिप्रेजेंट ओवर रिकवरी, नहीं, गलत। नेक्स्ट, इन कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, गलत। हर चीज का डबल एंट्री होता है, याद करो। हर एक अकाउंट को डेबिट करते हैं, एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो सिंगल एंट्री तो कहीं नहीं होता हमारे कॉस्ट में, ये भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट, cost accounts are the total accounts maintained in cost ledger. Sorry, control accounts are the total accounts maintained in cost ledger. एकदम करेक्ट। याद करो, हम लोग हर एक की लास्ट में वर्ड कंट्रोल लगाते हुए चलते थे, एकदम सही। नेक्स्ट मेरा कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट्स। एक्चुअली कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग बोलते हैं ना, इसका मतलब जनरली नॉन इंटीग्रेटेड होता है, तो ये फॉल्स रहेगा। Loss on sale of capital asset is not included in accounts under integral system. इंटीग्रल सिस्टम है, यानी फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग दोनों को लेना है, तो इवन तो ये फाइनेंशियल का आइटम है पर इंटीग्रेटेड है, तो अलग अलग तो नहीं, एक ही सेट होगा, तो बोलते इज नॉट इंक्लूडेड, गलत, इट इज इंक्लूडेड। पर वही अगर नॉन इंटीग्रेटेड रहता ना, तो कॉस्ट अलग बनता, फाइनेंशियल अलग, तभी ट्रू रहता। डन। जो लास्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, फटाफट करके खत्म करते हैं। चलो, क्या लिखा हुआ है, परचेज फॉर स्पेशल जॉब्स इज डेबिटेड टू। कोई स्पेशल आइटम अगर हम लोग परचेज करते हैं, तो ये मेरा सीधा का सीधा हम लोग कहां लेकर जाते हैं, WIP कंट्रोल अकाउंट। ये हम लोग डिस्कस किए थे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में। द रिकंसिलेशन इज नीडेड इन, अगर बाई चांस नॉन इंटीग्रेटेड है तो अलग अलग बनेगा, तो रिकंसिलेशन करना पड़ेगा, पर वही अगर बाई चांस इंटीग्रेटेड है तो एक ही सेट है, रिकंसिलेशन का कोई जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या रहेगा, नॉन इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट, द ईयर एंडिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग PL in case of non-integrated and sales account in case of integrated. डिविडेंड रिसीव्ड कहां पर आएगा, कॉस्ट में नहीं, खाली फाइनेंशियल में, इज रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल। देखो यहां पे देखो, दोनों ऑप्शन दिया है, कॉस्टिंग PL और सेल्स, इन केस ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड, इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड। कॉस्ट लेजर कंटेन्स ऑल, ये भी हम लोग जस्ट मैच द फॉलोइंग में किए थे। फाइनेंशियल में नॉमिनल रियल पर्सनल आता है, जबकि कॉस्ट लेजर में खाली इम्पर्सनल अकाउंट आता है। डैश ऑफ अकाउंट्स इज पॉसिबल इन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, डैश ऑफ अकाउंट्स बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन है। डैश ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या, कंसंट्रेशन, ये पता नहीं क्या चीज है, पर एनीवेज बकवास बात था। डन। चलो, इसी के साथ हमारा ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर में। आई थिंक उसके लिए आप लोग को आना पड़ेगा पेज नंबर, पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर 54, पेज 54, करेक्ट। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, ये वाला सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। चलो जल्दी से आते हैं, चलो स्टार्ट करें।
चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम गिवन 4 ऑल्टरनेटिव। चलो जरा देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग मेथड्स इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय अ कंपनी इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल। ध्यान देना, होटल इंडस्ट्री नहीं बोला, कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल बोला है। अगर बाई चांस होटल इंडस्ट्री बोलता तो आंसर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता, और जो भी लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में डील करेगा वहां पे क्या लगने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो आंसर क्या रहेगा, पी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंटेन्ड इन अ टिपिकल जॉब कॉस्ट। इनमें से कौन सा चीज जॉब टिपिकल जॉब कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। देखो क्या नहीं बनेगा, सबसे पहले एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एकदम आएगा। याद करो कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट में हम लोग क्या लिखते थे, जब जॉब कॉस्ट शीट बनाते थे तो हम लोग मटेरियल और लेबर को अलग से ट्रेस कर पाते थे। तो देखो मेरा प्राइम कॉस्ट तक आ जाता था। उसके बाद मेरे को क्या लेना पड़ता था, जो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड है कितना मेरे को एब्जॉर्ब करना है या रिकवर करना है। एक्चुअल खर्चा कभी नहीं आता जॉब कॉस्ट शीट में। यहां पर क्या आता है, कितना मेरे को ओवरहेड को रिकवर करना है या एब्जॉर्ब करना है। तो कितना ओवरहेड को रिकवर या एब्जॉर्ब करना है। ठीक, क्या लिखा है, द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंटेन्ड। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आएगा, एक्चुअल लेबर कॉस्ट भी आएगा, एब्जॉर्ब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी आएगा। एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं आता, एक्चुअल नहीं आता, एब्जॉर्ब आता है। डन, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ जॉब कॉस्टिंग। इनमें से कौन सा जॉब कॉस्टिंग का कैरेक्टरिस्टिक है या फीचर है, क्या है जरा देखते हैं। प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द विशेस ऑफ कस्टमर, एकदम करेक्ट है। याद करो जॉब कॉस्टिंग वो था जहां पे कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है, तो जो कस्टमर बोलेगा एग्जैक्ट वैसा हम करेंगे, जॉब कॉस्टिंग लगेगा। नेक्स्ट, एसोसिएटेड विद कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ लो कॉस्ट आइटम्स, लार्ज वॉल्यूम होता ही नहीं है, जो कस्टमर बोलेगा वो बनाएंगे। एस्टैब्लिशेस द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, नहीं, वो तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में सर्विसेज आता है। कॉस्ट आर चार्ज ओवर द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन द पीरियड, ना ना, कोई यूनिट नहीं, जो कस्टमर बोला वही करना है। ठीक आंसर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, क्या जरा देखे। पहला, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, चैप्टर मटेरियल में हम लोग ये इसका थ्योरी पढ़े थे। मटेरियल रिक्विजिशन नोट is used to record the issue of direct material to a specific job, एकदम करेक्ट। मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या था, अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कुछ मटेरियल चाहिए तो ये क्या करेगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट से वो चीज मांगेगा। इसको क्या बोलते हैं उस डॉक्यूमेंट को, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। परफेक्ट, ये तो ट्रू है। नेक्स्ट, our typical job cost will contain actual cost for material, labor and production overhead। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड, गलत। मटेरियल लेबर का तो एक्चुअल आएगा, और ध्यान देना प्रोडक्शन ओवरहेड का एक्चुअल नहीं आएगा, एब्जॉर्ब्ड आएगा। तो टू तो फॉल्स हो गया। अगला पॉइंट नंबर 3, द जॉब कॉस्टिंग मेथड कैन बी अप्लाइड इन कॉस्टिंग बैचेस, यस। अगर एक यूनिट बनाए तो जॉब कॉस्टिंग, अगर एक से ज्यादा यूनिट एक साथ बनाए तो बैच कॉस्टिंग। परफेक्ट, तो 1 और 3 दोनों करेक्ट है। तो 1 और 3 दोनों करेक्ट है, यानी इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन, सॉरी आई एम रियली सॉरी, इसमें जॉब कॉस्टिंग मेथड कैन बी अप्लाइड इन कॉस्टिंग बैचेस नहीं, मेरा मिस्टेक हुआ। जॉब कॉस्टिंग मेथड लगेगा अगर ज्यादा क्वांटिटी परचेज करना है। आई एम रियली सॉरी, जैसे तुम लोगों को बताते हैं ये जो बोलना चाह रहा है, हम ध्यान नहीं दिया वर्ड, या देखो ये हम लोग का सेम चीज थ्योरी में पढ़े थे। कहां गया भाई, कहां गया, ये देखो ये रहा। कस्टमर के बोलने पे जॉब कॉस्टिंग होता है अगर सिंगल यूनिट हो, अगर नंबर ऑफ सिमिलर यूनिट हो तो बैच कॉस्टिंग होता है। मेरा गलती हो गया, हमको लगा नंबर ऑफ सिमिलर यूनिट लिखा हुआ था, ना बोले तो वो भी गलत है, यानी इसका आंसर क्या रहेगा, बस खाली एक ही करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। जबकि आप लोग का आंसर इसके अंदर में गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर ए होना चाहिए।
ये बैचेस में लगता कब, अगर बाई चांस सिमिलर यूनिट वर्ड यूज करता। चलो नेक्स्ट हम लोग देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। ये एक नंबर्स का है तो मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? अ जॉब इज बजटेड टू रिक्वायर 3300 प्रोडक्टिव आवर आफ्टर इनकरिंग 25% आइडल टाइम। ठीक है। If the total labor cost budgeted for the job is 36,300, what is the labor cost per hour? अगर हम लोग इसका आंसर कैलकुलेट करें तो देखना ये आएगा 8.25। आप लोग कैलकुलेट करो आया कि नहीं, क्या लिखा हुआ है देखो। वो तो 3300 प्रोडक्टिव आवर लग रहा है आफ्टर इनकरिंग 25% आइडल टाइम, यानी 25% आइडल टाइम माइनस करने के बाद भी 3300 घंटा लग रहा है, यानी टोटल कितने घंटे का हम लोग पैसा दे रहे हैं? 3300 है, 25% माइनस करने के बाद मतलब 75 का, तो 100 का वैल्यू क्या आएगा? 4400 आवर। ठीक। तो अगर बाई चांस लेबर कॉस्ट पर आवर निकालना है तो कितना आएगा? 36,300 दे रहे हैं, 4400 घंटा काम करने का, रेट कितना आएगा? 8.25 पर आवर। डन। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है? The main points of distinction between job and contract costing include। मेरा जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर में क्या मेन डिफरेंसेस है? पहला, लेंथ ऑफ टाइम टू कंप्लीट एकदम है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लॉन्ग टर्म होता है, जॉब कॉस्टिंग शॉर्ट टर्म होता है। अगला, बिग जॉब्स करेक्ट, छोटा जॉब है जॉब कॉस्टिंग, बड़ा जॉब है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये भी करेक्ट है। एक्टिविटीज टू बी डन आउटसाइड द फैक्ट्री एरिया, जॉब कॉस्टिंग फैक्ट्री के अंदर होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग साइट में होता है, ये भी करेक्ट है। आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। परफेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इनमें से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? जरा देखें। पहला है होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी सारा का सारा सेम होता है, कोई भी नहीं होता। कोई भी दो कंस्ट्रक्शन सेम नहीं रहता, तो ये तो नहीं रहेगा। नेक्स्ट, कस्टमर ड्रिवन प्रोडक्शन, एकदम करेक्ट। जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट हम एग्जैक्ट वैसा बनाएंगे, परफेक्ट। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ कॉस्ट यूनिट, क्या बोल रहे भाई? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग शॉर्ट नहीं लॉन्ग टर्म होता है, इसका आंसर क्या रहेगा? ओनली ऑप्शन 2, जो कहां पर है? डी में। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या लिखा हुआ है? और हैंग हो रहा है। चल पड़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आर करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखो क्या करेक्ट है। वर्क इज अंडरटेकन टू कस्टमर्स स्पेशल रिक्वायरमेंट, वर्क इज यूजुअली अंडरटेकन ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स प्रेमाइसेस, वर्क इज यूजुअली ऑफ अ रिलेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आर करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो जरा देखो कौन सा करेक्ट है। इसमें करेक्ट क्या है? वर्क इज अंडरटेकन टू कस्टमर स्पेशल रिक्वायरमेंट, स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं, कस्टमर का नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। वर्क इज यूजुअली अंडरटेकन ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स प्रेमाइसेस, करेक्ट। वर्क इज यूजुअली ऑफ अ रिलेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशन, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बोथ 2 and 3। इसका आंसर क्या रहेगा? बोथ 2 and 3। सॉरी ये नहीं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा हुआ है? द असाइनमेंट एडजस्ट करने में मेरा आधा टाइम बीत रहा है। ठीक है, आप लोग तो बुक है ना, आप लोग अपना देखो, हम जूम नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज हम पूरा स्क्रीन में ला नहीं पा रहा है। असाइनमेंट नंबर 652 टुक 86 आवर ऑफ अ सीनियर कंसल्टेंट्स टाइम, यानी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए सीनियर कंसल्टेंट का 86 आवर लगा। 220 आवर ऑफ जूनियर टाइम, बहुत ही बढ़िया बात है। सीनियर का 86 आवर लगा, जूनियर का 220 घंटा लगा। What price should be charged for assignment number 652? The following information is also given. पहले तो देखो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर कंसल्टिंग आवर दिया हुआ है 12.5। सैलरी कॉस्ट पर कंसल्टिंग आवर सीनियर का है 20 रुपया,
और जूनियर का है 15। वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखो सीनियर का 86 आर है एट द रेट 20, आई थिंक 1720। जूनियर का है 220 इंटू 15, अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे आएगा 3300। ये तो वेजेस का अमाउंट आया। अगला ओवरहेड का कैलकुलेशन भी करना है। ओवरहेड है 12.5 रुपया पर आर, तो आर दोनों मिला के है 306 घंटा इंटू 12.5। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे आएगा 3825। सबको ऐड करो आएगा टोटल कॉस्ट। अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे आएगा 8845। अब होता है फॉर्म ऐड करेगा 40% ऑफ टोटल कॉस्ट टू अराइव एट सेलिंग प्राइस। इसका 40% प्रॉफिट ऐड करेगा। चलो ऐड करते हैं इसका प्रॉफिट 40%, 3538। सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा 12383। आंसर क्या रहेगा सी। वेरी इजी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपना अगला पेज में। इसमें काफी सारे एमसीक्यूज है। चलो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 145 कमेंस ऑन 1 मार्च। 1 मार्च को कमेंस हुआ एंड प्लांट फ्रॉम सेंट्रल स्टोर्स वाज डिलीवर्ड टू द साइट। 1 मार्च को प्लांट आया है। द बुक वैल्यू ऑफ प्लांट डिलीवर्ड वाज 4,20,000। प्लांट का वैल्यू 4,20,000 है। ऑन 1 जुलाई फर्दर प्लांट वाज डिलीवर्ड विद अ बुक वैल्यू ऑफ 30,000। तो भैया नोट करते हुए चलो 1 मार्च को 4,20,000 का प्लांट आया, 1 जुलाई को 30,000 का प्लांट आया। कंपनी पॉलिसीज टू डेप्रिशिएट ऑल प्लांट एट अ रेट ऑफ 20% of the book value each year. 20% a depreciation rate. The depreciation to be charged to contract number 145 for the year ended 31st December. ध्यान देना 31st December कितना आएगा, बड़ा इजी है। 4,20,000 का 20% पर मार्च से दिसंबर यानी 10 महीना के लिए कैलकुलेट करना। ये वैल्यू कितना हो जाएगा 84,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 10, ये आएगा 70,000। यहां पे 30,000 का 20% जुलाई से दिसंबर यानी 6 महीना के लिए ये कितना आएगा 3,000, यानी टोटल मिलाकर कितना बनेगा 73,000। आंसर क्या है 70,000। डन। चलो बड़ा इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ओ बाबा कितना मैं तो फॉलोइंग है भाई, ABCDEFGHIJ। ओह गजब है भाई। ठीक है पहले एक बार हम लोग नाम देख लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे क्या चीज दिया हुआ है। नाम पढ़े पहले। पहला है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। ठीक है स्पेसिफिक ऑर्डर दिया उसका कॉस्ट निकालना है। अगला है स्टोर्स रिक्विजिशन, स्टोर्स डिपार्टमेंट से मटेरियल मांग रहे हैं। अगला है बैच प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो बैचेस में हो रहा है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉस्ट पहले निकाला हुआ है उसमें प्रॉफिट का एक परसेंटेज, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जोड़ा जाएगा। अगला एस्केलेशन क्लॉज, इन केस ऑफ इंक्रीज इन रेट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चेंज करना है। बैच कॉस्टिंग जो एक बैच के कॉस्ट पे डिपेंड करे। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, जो हर एक बैच में कितना क्वांटिटी बनाना चाहिए। फैक्ट्री ओवरहेड, सारा इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर, इंडायरेक्ट एक्सपेंस जो फैक्ट्री में लगे। डी एस्केलेशन, एस्केलेशन इंक्रीज के लिए है, डिस्केलेशन डिक्रीज के लिए है। इन द बैलेंस शीट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के बैलेंस शीट में क्या आएगा, तो WIP वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड ये सब आएगा। चलो एक काम करते हैं, यहां पे पढ़ते हैं और फटाफट मैच द फॉलोइंग करते हैं। अब एक एक करके डिस्क्रिप्शन पढ़े क्या है। सबसे पहले basically is of the same character as the job order production. The difference being mainly one in the size of different orders. तो जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन कितना ऑर्डर है उसका प्रोडक्शन करना है, बस फर्क क्या है यहां पे साइज ऑफ डिफरेंट ऑर्डर अलग रहता है एज कंपेयर टू जॉब। यानी शॉर्ट ये बैच कॉस्टिंग हो जाएगा, हर बैच में कितना बनाना है। Next, a clause in a contract which empowers a contractor to revise the price of the contract in case of increase in price of input, यानी यहां पर क्या आएगा एस्केलेशन। एस्केलेशन कहां है भाई, ये रहा। ठीक नेक्स्ट, each batch is treated as a cost unit and costs are accumulated and ascertained separately for each batch. हर एक बैच का कॉस्ट निकालना है, किसमें निकालेंगे बैच कॉस्टिंग।
नेक्स्ट, द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ बैच विच शुड बी प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर अचीविंग अ ट्रेड ऑफ बिटवीन सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। मुझे पता है ये EBQ होता है। फॉर्मूला था √/2 जहां सेटअप कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट को मेरे को ढंग से इक्वेट करना है। तो भाई EBQ कहां लिखा हुआ है, ये रहा जी। ये तो गजब हो रहा है, एक ही ऑर्डर में चल रहा है सारा। चलो ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इज अप्लाइड टू जॉब यूजिंग अ प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ध्यान देना, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, फैक्ट्री ओवरहेड एक था ना ऑप्शन, कहां गया फैक्ट्री ओवरहेड, ये रहा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को एक प्री डिटरमाइंड रेट में मुझे बांटना है। चलो ठीक। WIP is usually shown under two heads, certified and uncertified in the balance sheet of contractor। तो हम नेक्स्ट पेज से यहां पे ले नहीं पाएंगे। जे का आंसर क्या रहेगा इन द बैलेंस शीट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, WIP वाला। नेक्स्ट, अगला क्या है, क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट विच एम्पावर्स द कॉन्ट्रैक्टर टू रिवाइज द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ डिक्रीज इन प्राइस। इंक्रीज में एस्केलेशन था, डिक्रीज में डेस्केलेशन है। अगले पेज में डिस्कलेशन एक ऑप्शन था, आप लोग मार्क कर लेना उसको। हेल्प सेग्रीगेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट बाय जॉब और वर्क ऑर्डर फॉर ईच पर्टिकुलर जॉब। इसका आंसर था वो एक स्टोर एक्विजिशन टाइप कुछ था ना, स्टोर एक्विजिशन। बाप रे बाप, इतना सारा है। नेक्स्ट, इंक्लूड जॉब कॉस्टिंग कंसिस्टिंग बैच कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो जो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग था वो हो जाएगा ये। और लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट वेयर द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमाइंड बाय एडिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। चलो डन। तो बहुत सारा मैच द फॉलोइंग था जो हम लोग किए। नेक्स्ट हम लोग अपना अगला सेगमेंट में आ रहे हैं जो क्या है, ट्रू फॉल्स। ये रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए क्या क्या है। पहला, जॉब कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग या प्रोडक्शन और ऑर्डर कॉस्टिंग एंड लॉट कॉस्टिंग, एकदम करेक्ट है। ऑल्दो ये हम लोग पहले डिस्कस नहीं किए पर आप लोग को नाम से पता होना चाहिए। जॉब कॉस्टिंग में एक स्पेसिफिक कस्टमर का ऑर्डर का कॉस्टिंग है, एक प्रोडक्शन करने का ऑर्डर है उसका कॉस्टिंग है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग विच इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनल कॉस्टिंग इज अ वेरिएंट ऑफ जॉब कॉस्टिंग, करेक्ट। जॉब कॉस्टिंग एक पार्ट है जो लॉन्ग टर्म चले, एक कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, परफेक्ट। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सच रेक्टिफिकेशन फॉर डिफेक्टिव वर्क शुड बी चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बट शोन सेपरेटली। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव वर्क, अब अगर बाई चांस डिफेक्टिव वर्क हो जाए जिसको मुझे रेक्टिफाई करना पड़ रहा है, तो यार डिफेक्टिव काम करना कभी नॉर्मल चीज नहीं होता, ये अब नॉर्मल चीज होता है। और अगर ये अब नॉर्मल है, कहां पर जाएगा, कॉस्टिंग PL, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं, कॉस्टिंग PL में जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज नेसेसरी, सब कॉन्ट्रैक्टिंग जरूरी है फॉर वर्क ऑफ अ स्पेशलाइज्ड नेचर फॉर विच फैसिलिटीज आर नॉट इंटरनली अवेलेबल विद द कंसर्न, करेक्ट। अगर बाई चांस कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए मेरे पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो ये काम को मेरे को क्या करना पड़ता है, आउटसोर्स करना पड़ता है। इसका एक और नाम क्या है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, जो एकदम करेक्ट है। लास्ट में, इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बोथ सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट कंप्लीट, गलत। वर्क इन प्रोग्रेस में खाली वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड आता है, यानी अगर यहां तक बोलता ना तो होता, पर जैसे ही बोल दिया ना एंड कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट कंप्लीट, तो कॉस्ट ऑफ वर्क थोड़ी आएगा, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड आ गया, काम हो गया। इसका आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। डन। तो इसी के साथ हमारे थिंक मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है। ओ नहीं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी है, बाबा बहुत बड़ा चैप्टर है ये। चलो नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, जरा देखिए क्या क्या है। चलो, dash is applicable to engineering concern, construction company, shipbuilding, furniture making, hardware, machine manufacturing industry, repair shop, automobile garages and several such other industries। अब देखो ये सब के अंदर में क्या लगता है जॉब कॉस्टिंग, कारण क्या, जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो काम करवाएगा।
ये क्या लगेगा, जॉब कॉस्टिंग। डन। नेक्स्ट, while job costing system assign cost to distinct unit of a process of a product or service, comma dash assign cost to masses of identical or similar unit and compute unit cost on an average basis. Thus these two costing system represent opposite ends of a continuum. इसका आंसर क्या रहेगा, प्रोसेस कॉस्टिंग। याद करो प्रोसेस कॉस्टिंग में बहुत सारा सिमिलर यूनिट बनते थे और यूनिट कॉस्ट निकालते थे रेट निकालकर, तो आंसर क्या रहेगा, प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट, ऑप्शन सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर सी। जॉब कॉस्टिंग इज सिमिलर टू दैट अंडर बैच कॉस्टिंग एक्सेप्ट विद द डिफरेंस दैट, अब देखो जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग पूरा सेम है, बस एक डिफरेंस है क्या, जॉब कॉस्टिंग में एक जॉब ही एक कॉस्ट यूनिट हो जाता है, और जबकि बैच कॉस्टिंग में एक पर्टिकुलर बैच में बहुत सारे यूनिट्स बनते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जॉब इज becomes a cost unit. So next, question number D. Dash and dash are examples of industries where batch costing is applied. बहुत इंडस्ट्री है, आप लोग के लिए बेस्ट है फार्मा इंडस्ट्री। अगला टॉयज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये सारा क्या लगेगा, बैच कॉस्टिंग। और ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, जितना भी पता है, ये सारा का सारा इस टेबल का क्वेश्चन है जो हम लोग थ्योरी में पढ़े थे। देखो फार्मा लगता है, प्रिंटिंग प्रेस लगता है, विजिटिंग कार्ड लगता है बैच कॉस्टिंग में, जॉब कॉस्टिंग में इंटीरियर ऑटोमोबाइल, पूरा ये पेज का है। चलिए अगर आप लोगों को थ्योरी किया हुआ है तो यकीन मानो ये हुआ हुआ है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इन ऑर्डर फॉर जॉब कॉस्ट टू बी अवेलेबल ऑन अ टाइमली बेसिस इट इज कस्टमरी टू अप्लाई फैक्ट्री ओवरहेड बाय यूजिंग अ ओवरहेड रिकवरी रेट। यहां पे क्या लिखेंगे, ओवरहेड रिकवरी रेट। डन। आई थिंक ये चैप्टर हमारा हो गया, काफी बड़ा चैप्टर था, बहुत लंबा चैप्टर था, पर ये हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना अगला चैप्टर जो आएगा सीधा आपका पेज नंबर 76 में। आप लोग आना पड़ेगा, नीचे देखना पेज 76, उसमें प्लीज आना पेज नंबर 76। हम लोग फटाफट चलते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर में। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग का कुछ एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, क्या है, जल्दी जल्दी पढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द एनालिसिस, स्टेप which of the following is not a step in the analysis of process costing। देखो क्या क्या है जरा देखते हैं। पहला, कंप्यूट करना है आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। याद करो इक्विवेलेंट यूनिट तो करना पड़ता था कैलकुलेशन डब्ल्यूआईपी वैल्यूएशन में। कंप्यूट द यूनिट कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालते थे, स्टेटमेंट 2। अप्लाई टोटल कॉस्ट यूनिट कंप्लीटेड, स्टेटमेंट 3। एलोकेट ओवरहेड टू इक्विवेलेंट यूनिट, नहीं ये सब नहीं करते थे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1 का आंसर क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। An abnormal gain is a process occur in which of the following situation। अब देखो मेरा abnormal gain कब होगा, दो सिचुएशन में, either एक्चुअल आउटपुट ज्यादा हो जाए जितना नॉर्मल आउटपुट होना चाहिए, या फिर जो मेरा एक्चुअल लॉस है वो कम हुआ है एज कंपेयर टू नॉर्मल लॉस। पढ़ो, when the actual output is greater than the planned output, नॉर्मल आउटपुट, प्लान्ड नहीं। when actual loss is more, तब तो abnormal loss हो जाएगा। when actual loss is less than the expected loss, करेक्ट, आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू, क्या क्या ऑप्शन है जरा देखते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉस, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, टोटल प्रोसेस कॉस्ट लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, टोटल प्रोसेस कॉस्ट लेस कॉस्ट ऑफ स्क्रैप, टोटल प्रोसेस कॉस्ट लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस लेस वैल्यू ऑफ ट्रांसफर्ड आउट गुड्स। आंसर क्या रहेगा, डी, एकदम करेक्ट। जितना मेरा कॉस्ट आया उसमें सेल ऑफ स्क्रैप माइनस कर, जितना मेरा गुड यूनिट का कॉस्ट है माइनस कर, लास्ट में जो बचा वही क्या रहेगा, अबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट वैल्यू, करेक्ट। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4।
व्हाट इज एन इक्विवेलेंट यूनिट? इक्विवेलेंट यूनिट क्या है? पढ़े क्या है? A unit of output which is identical to all others manufactured in same process. बिल्कुल नहीं. Notional whole units used to represent incomplete work. Correct. क्यों? मान लो 100 यूनिट कंप्लीट हुआ, मान लो 100 यूनिट गया था, जो कंप्लीट हुआ है खाली 80%, तो हम लोग क्या मानते हैं? 80 इक्विवेलेंट यूनिट कंप्लीट हुआ. एक्चुअल में 80 थोड़ी हुआ है, पर इक्विवेलेंट 80 यूनिट हुआ है, यानी नॉशनल होल यूनिट बनाए जो रिप्रेजेंट करता है कितना मेरा अनकंप्लीट वर्क अभी भी रह गया. चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. आई थिंक ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन लग रहा है मुझे. यस, कर लेंगे. प्रोसेस बी हैज एन ओपनिंग इन्वेंट्री. ठीक, सॉरी, हैड नो ओपनिंग इन्वेंट्री. 13,500 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल वर ट्रांसफर्ड एट रुपीज 4.5 रुपया पर यूनिट. तो अगर लेजर अकाउंट बनाए, 13,500 यूनिट गया एट द रेट 4.5 रुपया पर यूनिट. 4.5 था ना रेट. तो 13,500 इंटू 4.5, कैलकुलेट करना ही आएगा 60750. ठीक है. इसके बाद एडिशनल मटेरियल एट रुपीज 1.25 पर यूनिट वॉज एडेड इन प्रोसेस. इसके अलावा एडिशनल मटेरियल एट द रेट 1.25 और आया, तो 13,500 का 1.25 16,875 और आया. मेरा लेबर एंड ओवरहेड वर रुपीज 6.25 पर कंप्लीटेड यूनिट एंड 2.5 पर यूनिट इनकम्प्लीट. ठीक है. 11,750 यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड आउट, तो कंप्लीट हुआ है 11,750. यानी देखो इनकम्प्लीट कितना रह गया होगा? 1750. तो देखो मेरा लेबर एंड ओवरहेड क्या लगा होगा? अब बोलता है कंप्लीटेड यूनिट में 6.25 लगा, तो 11,750 पे एट द रेट 6.25 और इनकम्प्लीट में 2.5 रहा, तो 1750 में 2.5. मुझे निकालना क्या है? व्हाट वाज द क्लोजिंग इन्वेंट्री इन प्रोसेस बी. मेरा प्रोसेस बी में क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? इतना झमेला ही नहीं करना, एकदम सिंपल तरीका. बताइए क्या? हर एक यूनिट को बनाने में देखो कॉस्ट मटेरियल का 4.5 लगा, एडिशनल वाला 1.5 रुपया करके लगा, सॉरी 1.25 करके लग रहा था, तो 4.5 लग रहा है, प्लस 1.25 लग रहा है, और इनकम्प्लीट में लेबर ओवरहेड 2.5 लग रहा है. तो आप लोग मिला के देखना, ये आएगा 8.25 इंटू 1750, कैलकुलेट करना 14437.5. यानी कोई लेजर फेजर का जरूरत नहीं था, ये एक लॉलीपॉप क्वेश्चन था. नेक्स्ट हम लोग करें क्वेश्चन नंबर 6. क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 6? इन प्रोसेस कॉस्टिंग अ जॉइंट प्रोडक्ट इज, क्या है प्रोडक्ट? इज अ प्रोडक्ट विच इज लेटर डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स. नहीं, संग साइमल्टेनियसली डिवाइड होता था जॉइंट प्रोडक्ट. अ प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली विद अदर प्रोडक्ट्स एंड इज ऑफ सिमिलर वैल्यू टू एटलीस्ट वन ऑफ द अदर प्रोडक्ट. करेक्ट. सिमिलर वैल्यू है तभी तो सब मेन प्रोडक्ट रहेगा, जॉइंट प्रोडक्ट बनेगा. जबकि अगला ऑप्शन देखो, विच इज प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली विच इज ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू देन एनी अदर प्रोडक्ट, तब तो वो मेन प्रोडक्ट बाकी बाय प्रोडक्ट हो जाएगा. अब प्रोडक्ट प्रोड्यूस जॉइंटली विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन, नहीं भाई, यही प्रोसेस बना रहा है एक स्प्लिट ऑफ पॉइंट से निकलते हुए. चलिए था क्वेश्चन नंबर 6. अगला हमारा क्वेश्चन 7. बाय प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम एज अदर प्रोडक्ट विच हैज नो वैल्यू. नो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लो वैल्यू. एक काम करें ना, सीधा देखो ना, लो वैल्यू का है. लो वैल्यू कहां पर है? लो वैल्यू कहां पर है? लास्ट ऑप्शन में. इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी. इतना माथा ही मतलब हो. बाय प्रोडक्ट में क्या रहता है? लो वैल्यू. और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8. इन प्रोसेस कॉस्टिंग वेयर लॉसेस हैव अ पॉजिटिव स्क्रैप वैल्यू, व्हेन एन अबनॉर्मल गेन अराइजेस, द अबनॉर्मल गेन अकाउंट इज. याद करो, अबनॉर्मल गेन अकाउंट जब बनाते थे तो यहां लिखते थे बाय प्रोसेस, डेबिट में आता था टू नॉर्मल लॉस, कुछ एडजस्ट होता था नॉर्मल लॉस के साथ, और बाकी बैलेंस कहां जाता था? कॉस्टिंग पीएल. तो आप लोग वही ऑप्शन खोज लो जहां पे ये सेम ट्रीटमेंट का बात कर रहा होगा. जरा ऑप्शन देखिए क्या है. डेबिटेड विथ नॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल गेन, नहीं. डेबिटेड विथ नॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल गेन, नहीं. क्रेडिटेड, करेक्ट, क्रेडिट करना है नॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल गेन, एंड डेबिटेड विथ
द स्क्रैप वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल गेन यूनिट्स परफेक्ट। इसका आंसर क्या रहेगा? सी। यानी मेरा अबनॉर्मल गेन कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। और नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एसएम कंपनी फॉर लास्ट मंथ। कन्वर्जन कॉस्ट दिया हुआ है, कितना यूनिट कंप्लीट हुआ दिया हुआ है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 2000 यूनिट था जो 40% कंप्लीट है, कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, वेरी इजी। कंप्लीटेड था 18,000, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 2000 जिसमें 40% कंप्लीट हुआ मतलब 800, कुल मिला के 18,800। ठीक, तो मेरा कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट क्या मिलेगा? 1,05,280 डिवाइडेड बाय 18,800। आप लोग कैलकुलेट करके देखना ये कितना आ जाएगा? 5.6। आंसर क्या रहेगा? 9 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 10, फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैज अ नॉर्मल वेस्टेज ऑफ 10% ऑफ इनपुट। 10% नॉर्मल लॉस है। इन अ पीरियड 3000 kg ऑफ मटेरियल वर इनपुट। तो भाई 3000 गया तो 3000 का 10%, यानी मेरा 300 नॉर्मल लॉस होना चाहिए था। तो देयर वाज एन अबनॉर्मल लॉस ऑफ 75, अबनॉर्मल लॉस 75 हो गया। अच्छा, नो इन्वेंटरीज आर हेल्ड एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द प्रोसेस। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोडक्शन अचीव्ड? वेरी इजी, 3000 यूनिट गया, जिसमें कुछ नॉर्मल लॉस हो गया, कुछ अबनॉर्मल लॉस, तो बचेगा कितना? 3000 माइनस 300 माइनस 75। और आप लोग कैलकुलेट करोगे ये आएगा 2625। आंसर क्या रहेगा? ए। डन। चलो इसी के साथ हमारा ये एमसीक्यूज वाला पोर्शन होता है खत्म। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग करते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैच द फॉलोइंग में, जिसका है पेज नंबर आई थिंक 79। यस, पहले पढ़ लो इस साइड में क्या लिखा हुआ है। आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो स्प्लिट ऑफ के बाद क्या लगता है? पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या सब्सिक्वेंट कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है? जॉइंट कॉस्ट, यानी मेरा वो कॉस्ट जो कॉमन में लग रहा है बिफोर स्प्लिट ऑफ। प्रोसेस कॉस्टिंग, जहां पे बल्क में क्वांटिटी बनता है, जहां पर यूनिट रेट कैलकुलेट करते हैं। और द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ नॉर्मल प्रोसेस लॉस यूनिट, वो लेस करते हैं गुड यूनिट का रेट निकालने के लिए। इक्विवेलेंट यूनिट फॉर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इज कैलकुलेटेड फीफो में। फॉर नॉर्मल लॉस ऐसे नहीं पता चलेगा क्या आएगा बिना ऑप्शन देखे। अब नॉर्मल गेन इज ट्रीटेड एज कॉस्टिंग पीएल के क्रेडिट में जाएगा। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज बॉन्ड बाय रिमेनिंग गुड यूनिट्स। अब नॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। डब्ल्यूआईपी जिसमें काम शुरू हुआ पर खत्म नहीं हुआ। अब फटाफट देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या है। पहला क्या लिखा हुआ है? इज नॉट पॉसिबल टू ट्रेस द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर लॉट ऑफ आउटपुट टू एनी लॉट ऑफ इनपुट मटेरियल। तो याद करो यही प्रोसेस कॉस्टिंग का डेफिनेशन होता है। तो ये ऐसे हो गया। ओनली अंडर फीफो मेथड, जहां पे ओपनिंग का भी मुझे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का भी ये यूनिट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसका आंसर बी हो गया। ठीक। नो इक्विवेलेंट यूनिट इज कैलकुलेटेड नॉर्मल लॉस में। ध्यान देना, नॉर्मल लॉस में हम बोलता था कुछ भी हो जाए नॉर्मल लॉस में इक्विवेलेंट यूनिट नहीं आएगा। इसका आंसर क्या रहेगा? एफ का सी। नेक्स्ट, ये 100% कंप्लीट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अब नॉर्मल गेन। याद करना है हमारे नोट्स में था अब नॉर्मल गेन हमेशा 100% होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम। तो अब नॉर्मल गेन कहां पे लिखा हुआ था? जी का डी रहेगा, जी का डी रहेगा। नेक्स्ट हमारा नॉर्मल आउटपुट। वेल नॉर्मल आउटपुट में क्या आएगा? नॉर्मल आउटपुट में क्या आएगा? नॉर्मल आउटपुट में क्या आएगा? हाँ करेक्ट। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज बॉन्ड बाय नॉर्मल आउटपुट। जो मेरा नॉर्मल लॉस है इसको कौन बेयर करेगा? नॉर्मल आउटपुट। नेक्स्ट, जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स गेन इंडिविजुअल आइडेंटिटी। जॉइंट प्रोडक्ट्स ऑफ बाय प्रोडक्ट्स गेन इंडिविजुअल आइडेंटिटी। जरा देखो इसके लिए क्या होना चाहिए? आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट तब इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिलेगा। नेक्स्ट, शुड बी क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट में क्या जाएगा? जरा देखना ऑप्शंस क्या क्या है। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ नॉर्मल लॉस क्रेडिट करते हैं प्रोसेस अकाउंट में। नेक्स्ट,
कॉस्टिंग फील्ड में क्या जाएगा, कोई भी abnormal लॉस। इज द इनहेरेंट फीचर ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। डब्ल्यूआईपी एक नॉर्मल प्रोसेस इंडस्ट्री का फीचर है। इज द प्री सेपरेशन कॉस्ट, वो क्या रहेगा, जॉइंट कॉस्ट। तो बी का आ जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन। डन। एग्जाम में इतना नहीं आएगा, घबराना, तो एग्जाम में खाली 5 आता है, आप लोग इजीली कर पाएंगे। चलो इसके बाद मेरा कुछ ट्रू फॉल्स है एंड फिल इन द ब्लैंक्स, उसी के साथ हमारा आज का क्लास हो जाएगा खत्म। चलो एक काम करें, फटाफट देखते हैं ट्रू फॉल्स कहां है। FIFO methods are followed for evaluation of equivalent production when prices are fluctuating। गलत। अगर प्राइसेस फ्लक्चुएट करता है हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं, हमेशा वेटेड एवरेज। FIFO बिल्कुल फॉलो नहीं करते, तो ये फॉल्स रहेगा। यहां पे क्या फॉलो करना चाहिए, वेटेड एवरेज। नेक्स्ट, WIP इज द इनहेरेंट फीचर ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, करेक्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर में WIP आता है, इनहेरेंट फीचर है। नेक्स्ट मेरा, द प्रोसेस कॉस्ट इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोसेस कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड। 9 फॉल्स। क्यों, प्रोसेस कॉस्ट इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोसेस कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड। नहीं, रेट इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोसेस कॉस्ट लेस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट, तो ये फॉल्स रहेगा। केमिकल वर्क, सोप मेकिंग, मिल्क डेयरी प्रोडक्शन आर एग्जांपल ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। एकदम, जहां पे प्रोडक्शन या मेकिंग आएगा या मैन्युफैक्चरिंग आएगा वहां प्रोसेस कॉस्टिंग लग जाएगा। नेक्स्ट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज अ पॉइंट बियॉन्ड इनपुट फैक्टर्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट which can be either joint product or byproduct. After this point, the joint product or byproducts gain individual identity. देखो, दूसरा पॉइंट सही है पर पहला पॉइंट गलत है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज अ पॉइंट बियॉन्ड इनपुट फैक्टर्स आर कॉमनली यूज्ड। यानी स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद इनपुट यूज करते हैं, नहीं उसके पहले यूज करते हैं। आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। डन। चलो हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का वो क्या है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करके खत्म करते हैं। क्या लिखा हुआ है, process costing is appropriate for companies that produce a continuous mass of dash through a series of dash continuous mass of similar या like units बोलना चाहिए, similar और like product through a series of processes। यानी सीरीज ऑफ प्रोसेसेस में अगर सेम टाइप ऑफ गुड्स बनाए तो मेरा प्रोसेस कॉस्टिंग लगेगा। नेक्स्ट, when there are no beginning dash inventory, obviously WIP inventory होगा। Equivalent units produced are the same as current equivalent unit, यानी जितना करंट इक्विवेलेंट यूनिट बनाए वही मेरा टोटल करंट इक्विवेलेंट यूनिट रहेगा। कब, अगर बाई चांस ओपनिंग WIP इन्वेंटरी नहीं रहता। नेक्स्ट, इन प्रोसेस कॉस्टिंग 100 यूनिट्स दैट आर 60% कंप्लीटेड आर द इक्विवेलेंट ऑफ डैश कंप्लीटेड यूनिट। 100 है पर 60% हुआ है, यानी कितना यूनिट इक्विवेलेंट हुआ है, 60। 100 का 60%, वेरी इजी। देयर आर टू वेज टू ट्रीट द कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग इन्वेंटरी। याद करो, दो था, एक था फीफो, एक था वेटेड एवरेज, वेरी इजी। नेक्स्ट, dash are those that have a relatively significant sale value, while dash are those whose sale value is relatively minor। तो जिसका significant sale value है वो रहेगा joint product, जिसका वैल्यू बहुत कम है वो क्या रहेगा, बाय प्रोडक्ट। डन। चलो आई थिंक इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर यहां पे कंप्लीट होता है। आप लोग यहां तक रिवाइज करना। नेक्स्ट डे हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसके आगे का यूनिट, जो पता है कहां से रहेगा मैं बताता हूं। जो हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 99 से। डन। चलो इसी के साथ हमारा ये क्लास होता है खत्म। थैंक यू, बाय।